नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आरबीआई ने ब्याज दरें एक बार फिर से बढ़ाई हैं, यानी अब आपके जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। ऐसे में अब इस बोझ को आप सही जगह निवेश करके कम कर सकते हैं। आज हम जानेंगे बढ़ती ब्याज दरों का आपके निवेश पर क्या असर होगा और साथ ही बढ़ती महंगाई से बचने के लिए क्या आपको अपने निवेश में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। इस पर आइए अब अच्छे से बातचीत करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ है जानी मानी ऑथर और NISM में प्रोफेसर मोनिका हलन और फिनसेफ की फाउंडर मृन अग्रवाल हमारे साथ हैं। मोनिका और मृन, आप दोनों का बहुत स्वागत हम करते हैं मनी गुरु में आज। वैसे ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाएगी, पर इस बार मोनिका मैं आपसे शुरुआत करूं तो इस बार की पॉलिसी में आपको क्या खास लगा, मतलब जो टेक अवेज हम कह सकते हैं इस बार की पॉलिसी से, क्योंकि महंगाई अभी भी चिंता बनी हुई है, ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं, आगे भी हो सकता है कि ब्याज दरों में और बढ़ोतरी हो। क्या हमें चिंतित होने की जरूरत है, कंसर्न होने की जरूरत है, या फिर एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है? बात ये है, इस समय पूरी दुनिया में एक तरह से तूफान आया हुआ है, काफी अलग अलग चीजों की वजह से, युद्ध की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, रिसेशन की वजह से। तो और इस माहौल में जहां उनकी ग्रोथ बिल्कुल एज के ऊपर है, यूरोप में वॉर का, जो न्यूक्लियर वॉर है, उसका चांस अभी है। उस सब स्थिति में जो भारत, ऐसा लगता है कि जैसे गोवर्धन पहाड़ के नीचे कुछ हद तक सुरक्षित है, क्योंकि जो इस समय के आंकड़े आ रहे हैं, डेटा आ रहा है। तो जो मुझे लगा, जो गवर्नर आरबीआई ने इस बार कहा, वो ये कहा है कि भारत काफी हद तक सुरक्षित है। हमको, क्योंकि दुनिया में इस तरह का तूफान आ रहा है, हमको, और इस वजह से हमारा भी इन्फ्लेशन पे असर है और रुपी प्रेशर पे है, तो हम उस तरह से कुछ कदम उठाएंगे। दरें बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि इन्फ्लेशन हमने काफी हद तक इंपोर्ट किया है, पर जो आगे का रास्ता है उसमें हम भारतीय आंकड़ों को देखेंगे ज्यादा, दुनिया के तूफान पे नजर रखेंगे। पर सिर्फ क्योंकि यूएस फेड रेट बढ़ा रहा है, इस वजह से भारत नहीं बढ़ाएगा। हमारे डिसीजंस हमारे आंकड़ों के ऊपर होंगे, पर हम नजर रखेंगे जो दुनिया में है उसके ऊपर नजर रखेंगे। साथ ही ये सब चीजें समझ के मुझे जो समझ आया है कि एक बहुत कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसी है। और जो भारत में इन्फ्लेशन है, एक चीज आई थिंक हम सबको समझ लेनी चाहिए कि भारत में जो इन्फ्लेशन है वो 4-4.5 से बढ़कर 7 हुई है, और FY24 में उसको वापस 5 पे आने का अनुमान है। अमेरिका, यूके, यूरोप में इन्फ्लेशन 1.01% के करीब थी और इस समय 7, 8, 9, 10 के ऊपर है। वहां मल्टीप्लायर हुआ है, भारत में डबल भी नहीं हुई है। तो हमको ये सब सोच के ये देखना चाहिए कि हाँ, दरें बढ़ रही हैं, ब्याज बढ़ेगा, पर FD रेट भी बढ़ेंगे। तो एक तरह से एक हाथ से जाएगा और दूसरे हाथ से हो सकता है जो निवेश कर रहा है ठीक से उसके हाथ में भी आए। तो एकदम पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और जो आपातकालीन समय है कोविड के बाद का, वो खत्म नहीं हुआ है। एक के बाद एक क्राइसिस आती चली जा रही है, पर मेरे हिसाब से भारत काफी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है, और ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है हम एक देश हों जो आउटलायर रहे पूरी दुनिया में। आगे चल के देखते हैं। बिल्कुल मोनिका, आपने बहुत ही अच्छे से अपने शुरुआती कमेंट में समअप किया कि बाकी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसके मुकाबले भारत की स्थिति हम काफी हद तक बेहतर मान सकते हैं, लेकिन जो असर है वो तो, जो पड़ना चाहिए जैसा, वो तो पड़ ही रहा है। और अब हम आम निवेशकों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनकी यहाँ पर बात करना चाहते हैं। मृन, जब भी ब्याज दरें बढ़ती हैं हर किसी को लगता है कि अब क्या होगा, क्या अब हमारी जेब हमें और ढीली करनी पड़ेगी। तो अब तो हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट अवे 5.90% पर अब ब्याज दरें आ गई हैं। हमें याद है कि कोविड आने से पहले प्री कोविड लेवल की जब हम बात कर रहे हैं तो जून 2019 में 5.75% ब्याज दरें थी आखिर, और इसके मतलब प्री कोविड लेवल से भी ऊपर आ गई हैं।
अभी इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, स्ट्रेट अवे जो अभी इम्पैक्ट निवेशकों का यहाँ पर लोगों पर, आम आदमी पर पड़ने वाला है, वो किन किन एरियाज में है? नमस्ते स्वाति एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। सबसे पहले तो लोन का जो आपका जो ईएमआई है वो बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जो होम लोन्स अभी हैं वो रेपो रेट लिंक्ड ही हैं। तो ये लोन रेट्स तो नेक्स्ट 2 वीक्स टू अ मंथ के अंदर बढ़ ही जाएंगे। सो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपका ईएमआई बढ़ जाएगा या आप अपना ईएमआई उतना ही रखकर आप अपना टेनर बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको अपने लोन के हिसाब से देखना है कि आपको क्या करना है। तो सबसे बड़ी चीज जो होने वाली है ऑफ कोर्स इसकी, हमारा जो लोन का जो आउटगो है, जो ईएमआई है, वो बढ़ने वाला है। Second thing, again, longer term debt funds will be more impacted than the shorter term debt funds. And of course, I think markets do continue to be very, very volatile. जैसे जो हम यूरोप में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देख रहे हैं, मोनिका जी ने इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन के बारे में भी बात की। जो हम ये सब स्थिति देख रहे हैं, इसकी वजह से मार्केट्स आर आल्सो गोइंग टू बी वॉलेटाइल। काफी एफआईआई सेलिंग भी देखने को मिली है अभी। सो सर्टेनली मार्केट्स आर गोइंग टू कंटिन्यू टू बी वॉलेटाइल, एंड इसके लिए जो निवेशक हैं उनको जरूर थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा, एंड दे शुड नॉट पैनिक अबाउट इट। ओके, तो पैनिक सिचुएशन करने की नहीं है, एक्शन लेने की जरूरत है मोनिका। पर वो एक्शन हो कैसा? अब जिसकी ईएमआई बढ़ रही है और अब तक 1.90% का जो हमने इसी सिर्फ साल में हमने एक इंक्रीज देखा है रेट में, अब जिसकी जेब पर पिंच हुआ है उसको तो सबसे ज्यादा दर्द फील हो रहा है। तो वो ऐसा निवेशक जानना चाह रहा है या एक ऐसा बोरोवर जानना चाह रहा है कि हमारा जो एक एक्स्ट्रा आउटफ्लो हुआ है अब उसको हमें मैनेज कैसे करना है। अब हमें मालूम है कि 2 साल के बाद कोविड में अब चीजें ओपन अप होनी शुरू हुई है, लोगों ने खर्चे करने शुरू किए हैं, अब थोड़ा सा और लोगों के हाथ से पैसा जा रहा है। अब ईएमआई का बोझ भी बढ़ा तो डेफिनेटली उनको और अपने बजट को मेंटेन करना पड़ेगा। तो अपने फाइनेंसेस को अभी किसी को कैसे मेंटेन और मैनेज करना चाहिए अगर ऐसा कोई एक्स्ट्रा आउटफ्लो आ जाता है? स्वाति, 2 ही चीजें हो सकती है एक्स्ट्रा आउटफ्लो के लिए, या तो आपकी कमाई बढ़े या आप खर्चा कम करें। तो कमाई एकदम से बढ़ नहीं सकती, क्योंकि आप या तो नौकरी बदलेंगे, इंक्रीमेंट साल में एक बार आता है, तो खर्चा ही कम करना पड़ेगा। उसमें ये कर सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा टाइट हो गया, ईएमआई आपकी बहुत बड़ी थी और जो 1.9% का इंक्रीज हुआ है आप नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की स्कूल की फीस भी होती है, सब कुछ ही, जब महंगाई बढ़ती है तो सब कुछ ही बढ़ता है। तो उस सिचुएशन में अगर आप टेन्योर को बढ़ाएं तो आपकी ईएमआई उतनी ही रहेगी। पर आपको ये डिसीजन जान के लेना पड़ेगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है जब आप टेन्योर को आगे बढ़ाते हैं। एक चीज और कर सकते हैं कि अगर ऑलरेडी कुछ सेविंग्स हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आपकी ईएमआई भी बढ़े, आप ये भी नहीं चाहते हैं, तो अगर कुछ ऐसी पूंजी है जो आप उसको प्रीपे कर सकते हैं लोन अपना, तो वो भी आप सोच सकते हैं कि इस समय जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका कुछ पार्ट निकाल के आप उसको प्रीपे करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो 2-3 ही ऑप्शंस हैं, बहुत ज्यादा एल्बो रूम नहीं है। पर इस समय मैं एकदम आपकी ऑडियंस को ये अलर्ट करना चाहूंगी कि इस वक्त बिल्कुल ज्यादा लोन्स डू नॉट कम इनटू अ डेट ट्रैप, क्योंकि ये ना करें कि होम लोन भी है, पर्सनल लोन भी है, ऐप से भी लोन लिया हुआ है, तो जो आपकी ईएमआई है वो आपकी टेक होम से 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस नंबर के ऊपर आप पूरा ध्यान रखें कि इसके ऊपर अगर बढ़ता है तो आप कुछ भी करके उस लोन को प्रीपे करें, ईएमआई को उसके दायरे में ही रखें, क्योंकि जैसे आपकी पीपीएफ में इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, लोन में भी इंटरेस्ट कंपाउंड होगा, पर आपको वो भारी पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है कि आप अपना एक बार पूरी फाइनेंसेस को देखें कि कितना घर पे खर्च हो रहा है, कितना प्रतिशत सेव हो रहा है, कितनी बचत निवेश कर रहे हैं, और जो ईएमआईज हैं टोटल सारी ईएमआईज टेक होम से 30% से ज्यादा ना हो। एब्सोल्युटली, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मोनिका बोला। माफ कीजिए। इनफैक्ट अभी एक ऐसा टाइम भी है दिवाली के आसपास का या त्योहार के आसपास का, कई लोगों को बोनस मिलते हैं
और कई जो एक लमसम अमाउंट लोगों के हाथ में आता है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द पहले अपने कर्ज से छुटकारा पाएं। डेफिनेटली हम आगे आने वाले टाइम में तो देखेंगे ही कि रेपो रेट बढ़ रहा है तो बैंक भी अपने अब ब्याज दरें बढ़ाने शुरू कर देंगे अलग अलग लोन्स पर। मृण, जैसा मोनिका ने बताया कि प्री पेमेंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जिसके पास उतना अभी एक अमाउंट ना हो, क्योंकि ये भी एक बहुत सवाल हमारे पास आता है कि मेरे पास एक लमसम अमाउंट है, मेरी एसआईपी भी चल रही है और मेरी ईएमआई भी चल रही है, तो मुझे उन दोनों में से प्रेफरेंस किसको देना चाहिए? अपने लोन को प्रीपेमेंट करने में प्रेफरेंस देना चाहिए या फिर अपनी पूंजी को बढ़ाने में प्रेफरेंस देना चाहिए? तो कौन सा सिचुएशन फिट बैठ सकता है अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करें? मृण, देखिए, मैं तो यही कहूंगी दैट इट्स बेटर टू बी डेट फ्री एज अर्ली एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके आप सारे लोन खत्म कर दें, बट ये मेरे लिए कहना बहुत आसान है। एक्चुअली ना, ये जो सवाल उठता है इसका जो इसका जो सोल्यूशन है वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका माइंडसेट क्या है, कि उनको डेट फ्री जल्दी होना है या उनको अपने रिटर्न्स बढ़ाने हैं। एंड अगेन ये सब कैलकुलेशन करने में अगेन इट्स वेरी इजी टू से कि अच्छा लॉन्ग टर्म में हमें इक्विटी में इतना रिटर्न आएगा और लोन का रेट जो है वो अब 8% पर भी उससे कम है। बट ये रियलिटी में एक्चुअली वर्कआउट नहीं होता है, बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू स्टे इन्वेस्टेड, राइट? तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा मुझे इक्विटी में एक 10% रिटर्न आ जाएगा लॉन्ग टर्म में, तो मैं अपनी एसआईपी चालू रखता हूँ और इधर ईएमआई भी चालू रखते हैं, क्योंकि इधर 8% रेट हो गया है, फिर भी मेरा इक्विटी में ज्यादा बन रहा है। बट द प्रॉब्लम इज कि a lot of people do not remain disciplined, and that's where the biggest problem is. So my suggestion again would be कि आप जितनी जल्दी हो सके अपने लोन सारे खत्म कर दीजिए, एंड आई थिंक यू विल बी मच मोर पीसफुल। ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक राइट बैलेंस होना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि आप बस सारे जो अगर आपके पास कुछ भी अभी लमसम अमाउंट है कि आपने सारा बस लोन की तरफ ही डाल दिया। आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेट्स से फॉर रिटायरमेंट और लाइक फॉर योर चिल्ड्रंस एजुकेशन, आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा इसमें। बट आई वुड वेयर टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ होम लोन। तो आइए बढ़ती ब्याज दरों में अब आपकी पोर्टफोलियो प्लानिंग पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ एनआईएसएम से प्रोफेसर और ऑथर मोनिका हलन है और फिनसेफ की फाउंडर मृण अग्रवाल से हम बातचीत करें। मोनिका, अब सबसे पहला और बड़ा असर किसी के डेट पोर्टफोलियो पर पड़ता है जब भी हम ब्याज दरों में एक बढ़ोतरी देखते हैं, और ये तो अब एक ट्रेंड है जो कि चला आ रहा है इस पूरे साल और आगे भी आने वाले टाइम पे इम्पैक्ट डेफिनेटली करेगा। आपसे जानना चाहेंगे, अभी किसी के डेट पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करने की जरूरत है किसी को? इम्पैक्ट सबसे ज्यादा कहां पड़ेगा? मेरा ये मानना है कि आपका जो एसेट एलोकेशन होता है, डेट और इक्विटी का जो भाग होता है, वो ये सोच के बनाना चाहिए कि चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे नीचे, आपको वो प्रोपोर्शन आपको मेंटेन करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 60% इक्विटी में कर रहे थे निवेश और 40% डेट में कर रहे थे, तो आपको बस ये देखना है कि इसका प्रोपोर्शन कहाँ पहुंचा है। अगर 60 का 70 हो गया इक्विटी, तो आपने इक्विटी बेच के डेट प्रोडक्ट खरीदना है, और अगर उल्टा हुआ है तो डेट बेच के आप इक्विटी खरीदेंगे। सो जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, घटती हैं, मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स ऊपर नीचे जाते हैं, तो आपको डिसीजन लेना है अपनी एसेट एलोकेशन को सोच के, ना कि ये सोच के कि इस समय हमको टैक्टिकली क्या करना है। जो टैक्टिकल मूव्स होते हैं वो या तो बहुत हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के होते हैं, फैमिली ट्रस्ट वगैरह के होते हैं, बट जो एवरेज रिटेल इन्वेस्टर है, ना तो क्षमता है आपको टैक्टिकल मूव्स करने की, और शायद ना इतना कॉर्पस होता है कि आप सक्सेसफुली उसको कर पाए। मेरा ये मानना है कि आप, अगर आपने बहुत मैच्योरिटी के साथ अपना एसेट एलोकेशन फिक्स किया है, तो आप उसको बस मेंटेन करें। और जहां तक डेट की बात है, वो आप ये भी समझ लें कि जब ब्याज दर बढ़ता है तो स्मॉल सेविंग्स रेट्स भी उस तरह बढ़ते हैं, फिक्स डिपॉजिट के रेट भी बढ़ते हैं। तो ऑलरेडी आपको मतलब जो रिटर्न है वो उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। और डेट मेरा ये मानना है कि जो, अगर आप म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, डेट फंड्स खरीद रहे हैं, आपको उसमें रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहिए।
अपने शॉर्ट टर्म जो नीड्स हैं उसके लिए खरीदने चाहिए। और उसमें सेबी का जो रिस्कोमीटर है उसमें आपने लो देखना है, मतलब क्रेडिट रिस्क लो है, लिक्विडिटी रिस्क जो है वो लो है, और जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो लो है। और अगर आपको इन तीन चीजों का मतलब नहीं पता तो आप डेट फंड्स में होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इक्विटी फंड्स समझना ज्यादा आसान है। डेट फंड्स में जो रिस्क है वो बहुत जोर से मारता है, क्योंकि हम सोचते हैं सेफ है। सो मेरा ये मानना है कि अगर आपको डेट फंड्स में ये ड्यूरेशन, लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क नहीं समझ आता है तो आप चाहे लोअर रेट लें पर वो प्रोडक्ट खरीदें, फिक्स डिपॉजिट है, एनएससी है, पीपीएफ है, एटलीस्ट आपको पता है कि वो क्या चीज है और आपका रिटर्न आपको मालूम है। सो बेसिक्स हैं, एक एसेट एलोकेशन आप अपना सोच के बनाएं, और फिर जो डेट पार्ट है उसमें आप वो प्रोडक्ट्स खरीदें जो आपको समझ आते हैं। स्वाति, आपने सही बोला है यहाँ पर मोनिका, क्योंकि हम इक्विटी को समझते हैं कि बाजार में इतना उतार चढ़ाव है तो इक्विटी सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है, वहां पर सबसे ज्यादा रिस्क है। और डेट के लिए हमारी एक आम धारणा यह है कि वहां तो रिस्क फ्री प्रोडक्ट है और कोई हमें आंख मूंद कर आप निवेश कीजिए। पर आपने बिल्कुल सही बोला, ऐसा नहीं है। आपको डेट में हर किस्म के रिस्क के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए और उसके बाद आप एक डेट में सही स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ कैटेगरीज में अगर मैं अमरिन आपसे समझूं, जैसे कई लोग जानना चाहते हैं क्या ये सही समय है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड में निवेश करने का, जब अब एक बढ़ते ब्याज दरों के एक इस फेज में अभी हैं? देखिए, मेरा हर समय से ये मानना है कि जो डेट का जो मैनेजमेंट है ना, वो एक्चुअली बहुत मुश्किल है आम आदमी के लिए। एंड आई रियली फील दैट द बेटर वे टू डू इट इज थ्रू म्यूचुअल फंड्स। आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लो रेटेड हाई रिस्क बॉन्ड्स एंड एनसीडीज अवेलेबल हैं, जिसमें रिटर्न्स काफी हाई हैं, 9 to 10%। फिर काफी लोग सोच रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का रिटेल डायरेक्ट बॉन्ड है वो भी खरीद सकते हैं। बट आई टेल यू ऑनेस्टली, इसमें ना देखिए, जो जो लो रेटेड बॉन्ड्स हैं उसमें इन्वेस्टर को एक्चुअली रिस्क पता नहीं चल पा रहा है। एंड इट्स ओनली जब कोई इवेंट होगा कि उनको रिस्क पता चलेगा। नाउ विद द लॉन्गर टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अगर आप बाय टू होल्ड, इफ यू गोना होल्ड इट फॉर 10 years तो ठीक है, बट बीच में अगर आपको निकलना है तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड क्या है, लिक्विडिटी क्या है, ये सब ऑनेस्टली आई फील आम आदमी के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है। सो आई हैव ऑलवेज रिकमेंडेड 2 categories इन डेट फंड्स। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 3 साल से नीचे का है तो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड, और अगर आपका होल्डिंग पीरियड 3 साल से ऊपर का है तो शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड। द रीजन दैट आई प्रिफर शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स ओवर गिल्ड फंड या डायनेमिक बॉन्ड फंड या जो भी अदर क्रेडिट रिस्क फंड वगैरह, क्योंकि अगर हम वॉलेटिलिटी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के हिसाब से देखते हैं, विच इज अगर हम टेकिंग इनटू अकाउंट द वॉलेटिलिटी अगर हम देखते हैं, तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स आर मोर कंसिस्टेंट और इतने ज्यादा वॉलेटाइल नहीं रहते हैं जैसे दूसरे फंड रहते हैं। तो मेरे यही 2 सजेशन रहेंगे कि बिलो 3 years अगर आपका इन्वेस्टिंग पीरियड है तो आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में बने रहिए, और अगर आपका 3 साल से ऊपर का पीरियड है तो शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड कैन बी कंसिडर्ड। ओके। और मोनिका, अंत में सवाल आपसे यही होगा आखिरी, इक्विटी निवेश पर कोई असर अभी करंट सिनारियो में? क्योंकि डेफिनेटली एक महंगाई तो एक बहुत बड़ा इशू है ही, हमें इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, और इक्विटी लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न के लिए काफी अच्छा एक विकल्प माना जाता है। पर कोई ऐसा चेंज या कोई चेंज इन स्ट्रैटेजी जो इस टाइम पर इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे आप सजेस्ट करेंगी? अगले 18 महीने आपातकालीन है मेरे हिसाब से दुनिया के लिए, क्योंकि अभी जिस तरह से रिसेशन की बात हो रही है, उनका इन्फ्लेशन काबू में नहीं आ रहा है, और रशिया यूक्रेन में जो इस समय चल रहा है वो बिल्कुल एज के ऊपर है। तो मेरा फिर ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इक्विटी की एलोकेशन समझ के करी है तो आप वॉलेटिलिटी से निकल जाएंगे, क्योंकि चाहे वो 3 महीने की हो या 18 महीने की हो या ना भी हो, पर आप उतना ही इक्विटी में इन्वेस्ट करें जिस पैसे की आपको कम से कम 7 साल तक की जरूरत नहीं है। और ये 7 साल पहले नहीं शुरू है, ये आज से शुरू है।
तो उतना पैसा ही इक्विटी में होना चाहिए जो आपको अभी नहीं चाहिए, क्योंकि 18 महीने आगे के अभी आपातकालीन समय स्वाति खत्म नहीं हो रहा। हमको लगा कोविड है, खत्म हो गया कुछ और, अब ये नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है, ग्लोबल रिसेशन एंड द थ्रेट ऑफ एस्केलेटिंग वॉर राइट नाउ। तो इट इज अ डिफिकल्ट टाइम एंड अब इक्विटी से निकलने का तो मैं कभी भी नहीं बोलूंगी, यू शुड ऑलवेज बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी, बट प्लीज बी श्योर दैट यू हैव द स्टमक फॉर द रिस्क व्हिच माइट बी अहेड। एब्सोल्युटली। तो इसके साथ ही आपने बहुत ही अच्छे से समअप किया कि इक्विटी में आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत बने रहना है, रिस्क को फैक्टर इन करना ही है डेफिनेटली, वही पैसा रखें जैसा मोनिका कह रही है जिसकी जरूरत आपको शायद अगले 7 साल तक ना हो। कहने का मतलब ये कि एक डिसिप्लिन वे में लॉन्ग टर्म का निवेश आप इक्विटी में जारी रखिए और डेट में एज यूजुअल रिस्क को समझकर आपको अपने डेट पोर्टफोलियो को बनाना चाहिए और एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत धन्यवाद करेंगे मोनिका और मृन, आप दोनों का ही हमारे साथ मनी गुरु में आज इस एपिसोड में आप शामिल हुए और आपने अपने राय रखी इन्वेस्टमेंट पर। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।